आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस वो है नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने पहले वाले वीडियो में हमने फोर्स पढ़ा था, उसके इफेक्ट्स पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इट स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमाइन the motion and an object in rest will remain in rest until it rest and external force can applied on it। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है वो मोशन में रहता है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वो रेस्ट में रहता है। वो ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहता तब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये दिया है न्यूटन ने। सो ये हम इसमें जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो मोशन में रहता है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है वो रेस्ट में रहता है, और वो तब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता तब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो गाइस, यहाँ पे एग्जांपल की मदद से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एक बॉल है। ठीक है, ये जो बॉल है ये अभी रेस्ट की पोजीशन में। ठीक है, सो गाइस, ये जो बॉल है ये पॉइंट ए पे है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट बी हमने दे रखा है। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो बॉल है ये पॉइंट ए से चल के या पॉइंट ए के पास, जो अभी ये बॉल है ये पॉइंट बी के पास पहुंचना चाहिए, ये पॉइंट बी के पास जाना चाहिए। देखो, उसके लिए ऐसा तो नहीं होगा ये खुद ब खुद पॉइंट ए से चल के या पॉइंट ए से ऐसे होके पॉइंट बी तक जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी पढ़ा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, तब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती। तो अगर हमें इस बॉल की स्टेट को चेंज करना है, अगर ये बॉल जब रेस्ट में है, अगर हम ये चाहते हैं ये जो बॉल है ये मोशन में होकर पॉइंट बी तक जाए, उसके लिए हमें अप्लाइड करनी होगी फोर्स। हम अपने पांव की मदद से इस पे फोर्स अप्लाइड करेंगे और ये जो बॉल है ये पॉइंट बी के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, सो हमें यहां से ये पता चलता है कि खुद ब खुद कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है वो रेस्ट में रहता है, और जो मोशन में होता है वो मोशन में रहता है। तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता तब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं इनर्शिया की जानिब। इनर्शिया क्या होता है? सो स्टूडेंट, इनर्शिया को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। इनर्शिया होता है इट इज डिफाइंड एज द अनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड डायरेक्शन। देखो स्टूडेंट, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की अनएबिलिटी होती है। तो गाइस, हम इसको यूं भी कह सकते हैं, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी होती है वो जिसमें मतलब खुद में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो अपनी स्टेट में कोई चेंज नहीं करना चाहता, उसको इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, वो अपनी स्टेट में कोई चेंज नहीं करना चाहता। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, हत्ता कि वो अपनी डायरेक्शन को भी खुद से चेंज नहीं करना चाहता, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। सो फ्रेंड, सेकंड जो पॉइंट है वो है इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट मास। देखो स्टूडेंट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन होता है, वो मैटर करता है इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया को हम माप सकते हैं उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट से, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से। सो स्टूडेंट, यहां पे एक और पॉइंट है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी कि ऑब्जेक्ट के मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब हुआ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। सो स्टूडेंट, यहां पे हम एग्जांपल से देखते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्टोन है। सो डियर स्टूडेंट, ये जो स्टोन है इसका वेट हम मान लेते हैं 50 kg। इसका जो वेट है
वो 50 kg। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे हमारे पास एक और स्टोन है, इसका जो वेट है वो 2 kg है, वो 2 किलोग्राम है। सो स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करेंगे तो सबसे ज्यादा हमें फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे लगेगी? ये तो जाहिर बात है, हमें ज्यादा फोर्स लगेगी 50 kg वाले ऑब्जेक्ट पे, स्टोन पे, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। और ये जो स्टोन है इसका मास 2 kg है, इसको कोई छोटा बच्चा भी हाथ में पिक कर लेगा, इसको छोटा बच्चा भी कोई उठा लेगा। यानी कि ये जो मास है, इनर्शिया जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम होता है, इनर्शिया भी कम होता है। सो स्टूडेंट, हमने पढ़ा इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो अनएबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो जिसमें कोई भी चेंज नहीं लाना चाहता, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं इनर्शिया। सो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे आप। सो स्टूडेंट, यहां पे एक और पॉइंट है कि ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अभी हमने पढ़ा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट, हमने जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो मोशन में रहता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है वो रेस्ट में रहता है, वो तब तक अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहता तब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। तो स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं इनर्शिया में हमने अभी पढ़ा, इनर्शिया इज द अनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज its state by its own। सो स्टूडेंट, इसमें एक सिंपल कंक्लूजन निकल के आता है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुद की स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते तब तक कि उन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। तो वैसे ही इनर्शिया में भी हमने देखा, इनर्शिया भी बॉडी की किसी भी ऑब्जेक्ट की वो अनएबिलिटी है कि जिसमें अपनी स्टेट में वो कोई भी चेंज नहीं लाना चाहता। सो स्टूडेंट, इसीलिए ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यहां से हमें सिंपल कंक्लूजन निकलता है, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसमें भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं लाना चाहता, तब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। सो स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट इनर्शिया का था ये हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं मोमेंटम के जानने। सो क्या होता है मोमेंटम? सो स्टूडेंट देखो, मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसको मोमेंटम बोलते हैं। इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल p। देखो, ये जो मोमेंटम होता है इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। सो स्टूडेंट, इसको हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वही होता है गाइस मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम है इसको डोनेट करते हैं स्मॉल p से। सो स्टूडेंट, P इज इक्वल टू m इंटू वी, यानी कि ये जो मोमेंटम होता है वो m इंटू वी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है इसका वो है kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास का जो हम मास को नापते हैं किलोग्राम्स में और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, सो स्टूडेंट, यही हमने पढ़ा मोमेंटम के बारे में। ठीक है, और एक दो पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, यहां पे जो पॉइंट है ये कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी हैव हाई मोमेंटम। स्टूडेंट, यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका हाई मोमेंटम होता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। सो सपोज करते हैं कि दो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल बॉल खेल रहे हैं, टेनिस बॉल खेल रहे हैं। ठीक है, ये जो एक बच्चा है उसने वो जो टेनिस बॉल था वो दूसरे पे थ्रो किया, और जब वो थ्रो किया उसकी बॉडी को जब बॉल ने हिट किया तो उसको कुछ पेन हुआ। वो पेन किसकी वजह से हुआ गाइस? मोमेंटम की वजह से, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास भी हो गया और उसका कुछ वेलोसिटी भी था। ठीक है, सो जो
वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होता है उसको मोमेंटम कहते हैं। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं गाइस, उनका जो जो मोमेंटम होता है वो काफी हाई होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जो बुलेट होती हैं, जो जो गाइस घर में डलती हैं, हम जिनका फायर करते हैं, मतलब जिनको बुलेट बोलते हैं, उनका जो मोमेंटम होता है वो काफी हाई होता है। जब हम कहीं भी फायर करते हैं वो काफी हाई स्पीड से जाते हैं और वो जहां पे जाके हिट करते हैं उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। सो गाइस, जो ऑब्जेक्ट स्मॉल होते हैं उनका मोमेंटम भी काफी ज्यादा हाई होता है, काफी ज्यादा होता है, काफी हाई मोमेंटम होता है गाइस। सो गाइस, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो गाइस, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो गाइस, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं आगे। ये देखो गाइस, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। सो गाइस, यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। सो गाइस, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। देखो गाइस, यहां पे जो m है, ये एम वी और एम यू, ये जो m है m कॉमन है, m को हम बाहर लेंगे और v माइनस यू अपान में t। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। f इज इक्वल टू, हमें जब भी इस प्रोपोर्शनल के साइन को उठाना होता है उसके लिए हम किसी भी कांस्टेंट को चूज करते हैं। हमने यहाँ पे लिया k। f इज इक्वल टू k m a। k की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, तो f जो होता है वो m a के बराबर होता है। फोर्स जो होती है m a के बराबर होती है। सो गाइस, ये कुछ फार्मूले थे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइस, यहाँ पे हम एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। सो गाइस, यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, दो बॉल दिए गए हैं। इस बॉल का जो मास है वो 5 kg है, इस बॉल का जो मास है वो 5 kg है। सो गाइस, ये जो बॉल है, ये जो फर्स्ट है, इस पे हमने फोर्स अप्लाइड की 50 न्यूटन की, और जो सेकंड वाली बॉल है उस पे हमने फोर्स अप्लाइड की 10 न्यूटन की। सो गाइस, अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी बॉल जो है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। सो गाइस, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है, जिस पे ज्यादा फोर्स अप्लाइड हुई होगी वही ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। सो गाइस, यहाँ पे हमने ये जो पहली वाली बॉल है ये ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। सो गाइस, यहाँ पे हमें एक बात तो पता चल गई, फोर्स जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है। सो गाइस, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक ट्रॉली है, इसका वेट 10 kg है। सो गाइस, यहाँ पे जो सेकंड ट्रॉली है, हमने यहाँ पे दो ट्रॉली को जोड़ के रखा है। इसका जो मास होता है वो 20 kg हुआ गाइस। सो गाइस, अब हमें इस ट्रॉली को पुल करना है जिसका मास 10 kg है। सो गाइस, और इसको भी पुल करते हैं हम, इसको भी पुल करते हैं, सॉरी इसको भी पुश करेंगे हम, इसको भी हम पुश करेंगे। तो गाइस, इसमें जो ज्यादा फोर्स है वो किस ट्रॉली पे हमें अप्लाइड करनी होगी, 20 kg वाली जो है या 10 kg वाली। सो गाइस, यहाँ पे जो 20 kg वाली ट्रॉली है उस पे हमें फोर्स ज्यादा इस्तेमाल करनी होगी क्योंकि उसका जो मास है वो ज्यादा है। सो गाइस, यहाँ पे जो 10 kg वाली ट्रॉली है उस पे हमें फोर्स कम अप्लाइड करनी होगी। सो गाइस, यहाँ पे हमें पता चला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम होता है तो फोर्स
फोर्स का भी इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा। सो अब आते हैं हम थर्ड एग्जांपल पे। सो गाइस हमारे पास दो बॉल हैं, एक बॉल है जिसका वेट है 5 kg और जो दूसरी बॉल है उसका वेट है 5 kg। सो गाइस ये जो दोनों बॉल हैं इनका जो वेट है वो सेम है। सो गाइस जो पहली वाली बॉल है उस पे हमने जो फोर्स अप्लाइड की वो 50 न्यूटन की। सो गाइस जो सेकंड वाली बॉल है उस पे हमने जो फोर्स अप्लाइड की वो 10 न्यूटन की। सो गाइस ये जो न्यूटन है ये फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। सो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो बॉल पॉइंट ए है ये पॉइंट बी तक जाए। एक पे हमने फोर्स अप्लाइड की 50 न्यूटन की और दूसरे पे हमने जो फोर्स अप्लाइड की वो 10 न्यूटन की। सो अब गाइस क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने दो फोर्स अप्लाइड की, अब क्वेश्चन ये है कौन सी बॉल पहले पॉइंट बी को टच करती है। एक पे हमने 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड की है और दूसरे पे हमने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड की है, ठीक है गाइस। सो यहां पे हम सिंपली बता सकते हैं कि जो 50 न्यूटन वाली बॉल है, ये जो बॉल है हमने जिस पे 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड की वो जल्दी पहुंचेगी पॉइंट बी पे, और जो ये वाली बॉल है जिसपे हमने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाइड की वो टाइम लेगी पॉइंट बी तक पहुंचने में एज कंपेयर टू 50 न्यूटन वाले फोर्स के, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे हमें एक चीज और पता चली, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, ठीक है। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जानिब। सो गाइस थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सो गाइस थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है इट स्टेट दैट if a body exert a force on a second body, the second body exert a force that is equal in magnitude and opposite in direction. So guys हमें यहां से थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं, उसके अपोजिट में, उसके रिटर्न में भी हमें उतनी ही फोर्स मिलती है। सो गाइस इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस यहां पे एक और पॉइंट दिया गया है, पहले हम इस पॉइंट को थोड़ा देख लेते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करते हैं, उसका एक अपोजिट रिएक्शन हमें मिलता है। सो गाइस पहले हम एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल दी है वॉकिंग, ठीक है। सो गाइस देखो गाइस जब हम चलते हैं, जब हम पैदल चलते हैं, हमारे जो पांव होते हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में ग्राउंड को पुश करते हैं, ठीक है गाइस। जब हम चलते हैं हमारे जो पांव होते हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में जो ग्राउंड होता है उसको पुश करते हैं और उसी के अपोजिट में हमें रिएक्शन मिलता है उसका, तो उसी की वजह से हम चल पाते हैं, ठीक है गाइस। और दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो गाइस आपने देखा होगा जब हम फायर करते हैं गन से, जब हम किसी पे फायर करते हैं बुलेट का गन से, तो उसका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है और उसके बाद उसका जो हमें रिएक्शन मिलता है वो कैसा होता है। सो गाइस सो व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन इट गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो गाइस जो बुलेट होती हैं हम जब उनका फायर करते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, वो आगे की ओर जाती हैं, और उसका जो अपोजिट में जो रिएक्शन होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो गाइस यहाँ पे हम एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारी फॉर एग्जांपल हम इसको मान लेते हैं ये हमारी गन है, इसकी जो बुलेट होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। सो गाइस उसके बाद जब बुलेट को हम फायर करेंगे इसका हमें बैकवर्ड रिएक्शन मिलेगा, यानी कि जो भी फायर करने वाला होता है या जो भी बुलेट का फायर करता है, जो गन होती है उसका अपोजिट में रिएक्शन होता है, यानी कि उसको
पूरा धक्का लगता है पीछे की ओर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो गाइस, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल BMS चुरुंडा को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।